हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य का यहाँ पे हम भारतेंदु युग हमने अभी अभी कंप्लीट किया है थ्योरी क्लास में, और इसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आप सभी के साथ लेकर यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन रहने वाला है आपका भारतेंदु युग का। तो फटाफट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो जान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी साहित्य का कंप्लीट आपको थ्योरी करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको ज़रूर लें। बहुत ही ऑथेंटिक बुक से, नगेंद्र और शुक्ल की बुक से आपको जो नोट्स हैं यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप यहाँ पर यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास आपके लिए अवेलेबल है। तो हमने अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जो है आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हमने देखा, जिसके बाद हमने भारतेंदु युग को देखा। आज यही दो टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है। तो जांचिए कि किस प्रकार से आपका पूरा थ्योरी यहाँ पे आपको समाहित देखने को मिलेगा और किस प्रकार से आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं करेंगे अगर आपने पूरा थ्योरी कंप्लीट देखा होगा तो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप जो है थ्योरी क्लास को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि इतनी आसानी से आप पूरा हिंदी साहित्य सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फटाफट से बस स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ईमानदारी से बस मेहनत कीजिएगा, सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से फिर आपको मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। अब देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था थ्योरी, तो वहाँ पे सबसे पहले हमने आपको नामकरण से ही स्टार्ट किया था। तो नामकरण आपको पता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान काल किसने नाम दिया है, गद्य काल किसने नाम दिया, आधुनिक काल किसने नाम दिया है, क्योंकि सामयिक काल तो कोई नाम दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाते जाइएगा, मैं यहाँ पे आंसर आपके लिए रीड भी कर रही हूँ। ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आधुनिक काल की समय सीमा, सबसे पहला जो लाइन था वो यही मैंने आपको बताया था, आधुनिक काल की समय सीमा। तो आपको पता होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1843 ईस्वी। है ना। देखते ही मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को, क्योंकि आप एक बार नज़र देखते ही आपको आंसर पता होगा इसका कि क्या इसका आंसर होगा। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। पूरा हिंदी साहित्य आपको घोट के मैं पिला दूंगी, लेकिन बशर्ते आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे क्लास को कंप्लीट देखना पड़ेगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बस उसको ईमानदारी से करते जाइए। यहाँ पे आपको पता है कि गोकुलनाथ इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भक्ति काल में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के जो पुत्र हैं वो हैं गोकुलनाथ। ठीक है, और गोकुलनाथ ने ही रचनाएं रची हैं 252 वैष्णव की वार्ता। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 252 वैष्णव की वार्ता में किनके शिष्यों का वर्णन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए हार्ड हो जाएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितनी गहराई से जो है आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बैक में जस्ट एक दिन पहले ही मैंने आपको सारा कुछ करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 84 वैष्णव की वार्ता बताएंगे ये किसका है, तो ये देखते ही आप समझ गए होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने ही दोनों रचनाएं रची हैं, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ जो है ये किसका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, सो दैट कि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पे पहुंच पाए। क्लियर है। और आपका बहुत जल्द TRE 4 भी आपको देखने को मिल सकता है। कहने को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा हो चुका है अभी के टाइम पे वैकेंसी, और हो सकता है कि अगर ये सब जल्दी से TRE 3 वाला अगर निपट जाता है तो TRE 4 भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही बुलेट की रफ्तार में आपको फिर देखने को मिलेगा, और फिर आपके पास वक्त नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम आपके लिए पेंडिंग हैं अभी इस साल, क्योंकि आपको पता है कि NVS भी इस साल आने वाला है, KVS भी इस साल आने वाला है, DSSS भी तो मुश्किल है, अगले साल देखने को मिल सकता है, पर EMRS भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आपको ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना बेस्ट कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी आएगी उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। वैकेंसी आने तक आपका पूरा कंटेंट आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, और सिर्फ प्रैक्टिस का काम आप वैकेंसी के बाद करोगे।
क्लियर है? तो चलिए इसी नोट के साथ फिर से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस मंडन बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभादास, ये नाभादास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। पूरा टेबल के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इसमें से कौन सी जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई गद्य की रचना है। ठीक है, ये जब हमने आधुनिक काल का पहला क्लास किया था उसी में आपको ये सभी बातें मैंने बताई थी कि ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं गद्य की रचना। तो आप अच्छे से जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ाई अच्छे से की होगी, तो आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टयाम का रचना काल। अष्टयाम का रचना काल भी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। 1603 ईस्वी इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग भी अच्छे से इसका आंसर कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा आपको अनुभव। ये जो पूरा क्लास है, ये जो पूरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ जा करके आपको ज़रूर ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पे हम लगभग 100 से 150 क्वेश्चन रोज़ करते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम आने तक, किसी भी एग्ज़ाम को करने तक आपको इतना सक्षम मैं बना दूंगी कि आपको क्वेश्चन करने की बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी और एक एलिमिनेशन मेथड आप उस समय तक लगाने में सक्षम हो जाएंगे। वहाँ पे आपको जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी होगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे ताकि जहन में आपका जो है वो बैठ जाए सारे क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे से आपका वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। बिल्कुल खेल खेल में आप ये चीज़ें कर लोगे, है ना। 7 बजे रोज़ होता है, ठीक है, 7 PM पे रोज़ आपका जीके जीएस का, साइंस का मिक्स क्वेश्चन होता है, कभी फिर हिंदी का एक ग्रामर वाला पोर्शन होता है। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा यहाँ पे टेलीग्राम में 7 बजे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा बताएंगे किसकी रचना है। तो ये रचना है आपके गंग कवि की, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? गंग, गोकुलनाथ, नाभादास या राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ, काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद निरंजनी। क्लियर है? भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको बहुत बार मैं रिपीट करवाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। याद करने की चिंता आप मत कीजिए, बस आपको क्लास को कंटिन्यू रखना है और क्लास में आपको लगे रहना पड़ेगा। अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिमाग में रिकॉल हो पाएंगी। मैं बार बार आपको रिवीजन करवाऊंगी और उस वजह से आप बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। लल्लू लाल की रचना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और सदल मिश्र, ये सब एक ही टाइम के लगभग हैं, ठीक है। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि विलियम फोर्ट में कौन काम करते थे, आगे हो सकता है देखने को भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी हम हिंदी गद्य का उद्भव और विकास से क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये भी चैप्टर हमने पढ़ा है। इसके बाद भारतेंदु भी करवाऊंगी, तो बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। पूरा भारतेंदु भी करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास एक और लेके आऊँगी जिसमें आपको लगभग और 40-50 क्वेश्चन और करवाऊंगी ताकि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा भारतेंदु युग का, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे दूंगी जहाँ पे आप इसके बाद में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा योग्य वशिष्ठ का रचना काल। तो रचना काल यहाँ बताएंगे 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। सारा कुछ आपको बताया गया है, बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं 18वीं सदी, क्योंकि आप एक दिमाग भी अगर आप लगाएंगे तो 18वीं सदी के टाइम पे ही तो ये सभी चीज़ें चल रही है। आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं, तो ये 15वीं सदी तो हो नहीं सकती, 16वीं सदी, 17वीं सदी, ये सब तो होगा ही नहीं। एक दिमाग लगाएंगे तो भी आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि 18वीं सदी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? बहुत बार रिपीट किया था मैंने ये बात आपको, तो आप बहुत अच्छे से इसको जान गए होंगे। प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार ज़रूर दिल से बताइएगा। अगर आपने एक पूरा क्लास देखा होगा थ्योरी का तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे अनजाना सा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका रानी केतकी की कहानी, इसी को उदयभान चरित भी कहते हैं। और इसके रचनाकार कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है बताएंगे, बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में बनता है। और नासिकेतोपाख्यान जाइए, सदल मिश्र की है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, भाग्यवती। बताएंगे 14th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि सुख सागर जो है ये इन्हीं की रचना है। मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रेम सागर, सुख सागर, इसमें बहुत ही जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं। सदा सुखलाल, नाम में ही है सुख, तो याद रखिएगा सुख सागर किसकी रचना हो जाएगी? सदा सुखलाल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, मुझे ध्यान से सुनना है। बाकी याद करने वाली चीज़ें वो आपको अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो याद करने पे फोकस मत कीजिए, बस मुझे सुनने पर फोकस कीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए, यही काम अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जॉन गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां, सभी एक टाइम के। देखिए यहाँ पे आपको नाम भी दिए गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो जॉन क्रिस्टाइल तो थे ही, इसके कहने पर ही जो है लल्लू लाल जी रचना भी करते हैं प्रेम सागर की। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, कहानी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो देखिए आपको इंसा अल्लाह खां जो है, ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? बताएंगे सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, शंकुतला नाटक या फिर मंडोवर का वर्णन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मंडोवर का वर्णन। मंडोवर का वर्णन जो है ये किसका है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल दिमाग का पूरा ढक्कन खुल जाएगा आपका, क्लास करते रहिए बस, और सोचने पे मजबूर कर देगा। ये सभी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। मंडोवर का वर्णन किसकी रचना है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हमने इसके बारे में भी आपको बताया है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? श्रृंगार वर्णन, लक्षण ग्रंथ, बिहारी सतसई की टीका या राज प्रशस्ति। अब आपको लग रहा होगा कि हमने जो भी आपको बताया है एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन बना है। ऐसे ही मैं नहीं कह रही थी आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये सभी आपको प्रीवियस से क्वेश्चन से ही मैंने उठाकर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, लाल चंद्रिका आप जानते हैं, बिहारी सतसई की टीका जो है यहाँ पे के रूप में रचना किया गया था लाल चंद्रिका का, और ये किसने किया था? अगेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये तो नाम में ही छिपा हुआ है, और इतना बड़ा हिंट मैं आपको दे ही चुकी हूँ। खैर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका, लाल चंद्रिका के रचयिता। तो चलिए यहाँ पे बता दीजिए, बिहारी, लल्लू लाल, केशव या सदा सुखलाल। बताएंगे 19th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब इतना बड़ा हिंट मैं आपको दे ही चुकी हूँ। लल्लू लाल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है, जो कि बिहारी सतसई का एक टीका के रूप में इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? बताएंगे आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या बनारस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? प्रवर्तक की बात की जा रही है। बताएंगे यहाँ पे श्रद्धाराम फुलोरी, सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां या भारतेंदु। तो आपको एक पॉइंट मैंने बिल्कुल कथन की तरह मैंने लिखवाया है, सदा सुखलाल नियाज को इन्होंने जो है हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में स्थान दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? बताएंगे 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 1850 नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत होइए। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, पर इससे पहले हिंदी गद्य की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी गद्य का सूत्रपात आपका 1800 ईस्वी के लगभग हो गया था। आगे बढ़ते हैं, मुझे पता होता है कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक मिनट। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू या हिंदी। सर सैयद अहमद खां, ये भी पॉइंट मैंने आपको लिखाया हुआ है। यकीन मानो एक एक लाइन आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल नोट्स को जो है आप अच्छे से, बस उसी को आप अगर देख लेते हैं ना, तो फिर कहीं कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिए हिंदी, ये एक लाइन में मैंने आपको लिखाया हुआ है कि हिंदी के ये क्या थे? प्रबल विरोधी थे। सर सैयद अहमद खां, ओफो,
सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया है? ये भी सेम यही लाइन मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो 24 नंबर पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो है इनकी नीतियों पर इन्होंने विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? ग्रियर्सन, गार्सा द तौसी, मैक्स मूलर या मैकाले? यहाँ पे बोला जा रहा है उर्दू के समर्थक हैं वो और फ्रांस के विद्वान हैं। तो आप तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे, मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं आप अभी, इतने टाइम से मैं आपको ये चीज़ बताते आ रही हूँ। तो हमने जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किया था स्टार्टिंग में ही, तभी हमने देखा था कि कौन थे फ्रांस के वो विद्वान जो उर्दू में जिन्होंने रचना की थी। इस्तवाल द लितेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, ये किसकी रचना थी? अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गारसा द तौसी। यही थे जिन्होंने पहली बार जो है साहित्य को लिखने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज का सपना, ये पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 26 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ते हैं। इतिहास तिमिर नाशक बताएंगे, इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार कौन होंगे? इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचयिता है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब हम जो है भारतेंदु की तरफ बढ़ चुके हैं। जहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता था हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के बारे में, वो हमने देख लिया है। अब हम भारतेंदु युग देख रहे हैं। अब इसका लगभग हम अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है ये, ध्यान रखेंगे। मानव धर्मसार बताएंगे, ये पुस्तक के रचयिता कौन है? मानव धर्मसार, ये सारा कुछ आपको करवाया हुआ है, बताइए। 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी इन्हीं की रचना है। ये सारे पूछे जाते हैं, सारा मैंने आपको लिखवाया है, इसको ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रजा हितैषी नामक पत्र जो आगरा से निकलती थी, ये किसकी है? प्रजा हितैषी किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा? तो प्रजा का हित कौन चाहता है? राजा ही चाहता है, और राजा नाम से इन्हीं का सिर्फ एक नाम है, राजा लक्ष्मण सिंह। तो याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति लिखवाई थी मैंने आपको याद होगी। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंसा अल्लाह खां। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। सॉरी, इंसा अल्लाह खां कैसे होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इन्होंने कहा था हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ठीक है, आप जानते हैं कि हिंदी का पक्षधर कौन हुए थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो उन्होंने उर्दू मिश्रित बोलियों का यूज़ किया था, लेकिन जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये प्योर हिंदी को इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दिया था, तत्सम रूपी शब्द का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया था। ये सभी बातें हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें अगर एक आध कुछ वैसे क्वेश्चंस होंगे जो छूट गए होंगे या कभी कहीं पूछा गया हो, तो वो सब भी आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट भेजूंगी आपको ग्रुप में, वहाँ पे आपको जो है वो भी कवर हो जाएंगे, अगर कुछ भी आपका थ्योरी से बचा हुआ होगा तो। ठीक है, तो थ्योरी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो है आपको जो भी दिए जा रहे हैं उसको ज़रूर कीजिए। एक एक टॉपिक वाइज आपको दिए जा रहे हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और नोट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, तो वो नंबर भी आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, है ना। और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो बहुत ही आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फुलोरिया, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, नवीन चंद्र राय। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? जो भी चीज़ें आपकी बची होंगी वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अथाह समुंदर है और बुक से एक एक चीज़, एक एक लाइन में ढूंढ के निकालती हूँ आपके लिए। तो
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम कोशिश करते हैं कि आपको डाल के नोट्स में ही प्रोवाइड कराया जाए। फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे, बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी बार DSSB ने पूछा है, UPTGT में पूछा गया है, तो बता सकते हैं यहाँ पे। आप सभी जानते हैं, नाम को देख के बिल्कुल भी आप सोचिएगा मत कि अंग्रेजी, हिंदी का इन्होंने किया था। मैंने उसमें सब कुछ आपको बताया हुआ था कि ये जो है बाकायदा भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र ये सभी से ये पत्र व्यवहार करते थे, वो भी हिंदी के समर्थक थे। और अपने लंदन में अपने अपने प्रेस में जो है वो एक कॉर्नर में जो है इनकी बातें करते थे, काव्य को हिंदी काव्य का रूप जो है वहाँ पे प्रचार करते थे। तो ये चीज़ था कि वो समर्थक थे हिंदी के। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। अवध, गुजरात, बंगाल या दिल्ली। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे बंगाल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसी चीज़ से तो लेना देना ही नहीं है। आप उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय में सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्र होता था वो आपका बंगाल होता था। बंगाल से ही सभी चीज़ें हो रही थी। तो आप जान रहे हैं उस समय का 1857 के टाइम का जो जिक्र है। और जीके में भी आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, तो आप इससे एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज के रचयिता कौन है, मतलब इसकी स्थापना किन्होंने की, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताएंगे। तो केशव चंद्र सेन तो हमने अभी भी किया। विवेकानंद तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, विवेकानंद ने कौन सा किया था यहाँ पे, फटाफट से कीजिए। इन्होंने जो किया था रामकृष्ण मिशन था ना इनका। हाँ, विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती, राजा मोहन रॉय, बताएं कौन सा होगा ब्रह्म समाज में। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, याद रख लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, अब देखिए कौन बच गए। स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये सब याद रखिए। आगे है आपका, देखिए सुमेलित, इस प्रकार से सुमेलित करने के लिए काफ़ी बार मिलता है। तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती अभी हमने किया, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर पे, 39 नंबर पे है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है। भगनी निवेदिता, एनी बेसेंट, लक्ष्मी पंडित या फिर मैडम ब्लावत्स्की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत में बात की जा रही है। 39 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात होती तो मैडम ब्लावत्स्की जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन भारत में जो इसकी ब्रांचेस खोले थे मद्रास के अड्यार में, बताया था आपको। तो मद्रास के अड्यार में खुला था आपका। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रचारक रही हैं भारत में वो कौन है, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी, मदन मोहन मालवीय, कमलापति त्रिपाठी, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है, तो देखते ही आप समझ जाएंगे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है। 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो GK GS में हो या हिंदी साहित्य में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे।
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी बताएंगे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका बम्बई। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक है? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज? कितने आंसर आपके सही हुए और कितने गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 44 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे। तो आर्य समाज जो है ये आपका हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इनमें से सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारतेंदु युग की समय सीमा पूछी जा रही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। नगेंद्र ने बहुत अच्छे से इसको कैटेगराइज किया है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक है, जिसमें से 1850 से 85 तक तो भारतेंदु जी का ही जन्म रहा है। उसके बाद 1900 में द्विवेदी युग का प्रारंभ जो है आपका, देखिए आप जानते हैं कि 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बन जाते हैं द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उससे पहले तक जो है इनका जो है समय रहा है, तो 1900 तक माना जाता है। ठीक है, 1857 से 1900 भारतेंदु का समय क्या रहा है, तो याद रखिएगा 50 से 85, 1850 से 85, मात्र 35 साल की उम्र रही है इनकी, भारतेंदु जी की, और इसी में इन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 85 में इनकी मृत्यु होती है और लगभग जो है ये 1900 तक चलता है, क्योंकि इनके मंडल में और जो कवि हैं उनकी रचनाएं चल रही होती हैं उसी प्रवृत्ति की। और उसके बाद सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका 1900 ईस्वी में होता है, और जिससे माना जाता है कि 1900 तक ही जो है भारतेंदु का युग रहा। क्लियर है, आगे देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था, अभी बताया मैंने जस्ट, 1903 ईस्वी। ठीक है, 1900 नहीं लगाएंगे, 1900 में तो स्थापना हुई थी इसकी सरस्वती पत्रिका की, लेकिन 1903 में इन्होंने संभाला था। और कब तक संभाला था, 1920 तक। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का रहा था, तो अभी बताया मैंने आपको 35 वर्ष, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी मानते हैं? पंडिताऊपन किसकी भाषा में मानते हैं? 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सदाशुख लाल। एक पंक्ति के माध्यम से बताया हुआ है मैंने आपको ये। आगे देखिए, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? तो ये बिल्कुल भारतेंदु हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये पंक्ति भी मैंने आपको बताया हुआ था, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बताया था मैंने आपको कि अंधेर नगरी में ही ये पंक्ति दी गई है, जब हम प्रवृत्ति पढ़ रहे थे। अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा होगा, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को जब हम देख रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको ये पंक्ति बताई हुई है। तो भारतेंदु जी की है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है? बताइए, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए, सरदार पूर्ण सिंह, इनको हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। गुप्त जी को नहीं पढ़ा, अयोध्या सिंह उपाध्याय को नहीं पढ़ा, हमने इनको पढ़ा था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं? तो इनको पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। प्रताप नारायण मिश्र पढ़ा था, ठाकुर जगमोहन सिंह पढ़ा था। जिनको नहीं पढ़ा उनको काट दो, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? बताओ, ये बताया था या नहीं? विद्या सुंदर, जानकी मंगल नाटक, नील देवी, सती प्रताप, सारा ही इन्हीं का नाटक है। अब ये आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो जानकी मंगल नाटक जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? बताओ, ये पंक्ति भी मैंने आपको नोट करवाई है, तो इसमें आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे। तो बताया था मैंने आपको, याद भी कराया था कि मूछ का बड़ा ही प्रताप होता है, इसीलिए पिताजी से पूछा गया कि मूछ मुड़वा लूँ या नहीं। तो ये प्रताप से कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नूतन ब्रह्मचारी बताएंगे, नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलोरी, बालकृष्ण भट्ट और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कौन हो जाएंगे? 55 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, आगे देखते हैं। 60 क्वेश्चन लगभग हम करेंगे, तो हमने लगभग 30 मिनट में जो है
60 क्वेश्चन कर लिया है, तो एक अच्छा एवरेज है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु या चंद्रकांता? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। ठीक है। हिंदी प्रताप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप होगा यहाँ, प्रताप नहीं होगा, हिंदी प्रदीप होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हिंदी प्रदीप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर से आपका जो है यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो हिंदी प्रदीप किसकी है? अभी हमने आपको बताया, बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण का बहुत प्रताप है, प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु का है। और भारत मित्र किसका है? रुद्रदत्त का है। कितनी आसानी से आप कर लिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य बताना है। कौन सा कथन असत्य है? हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप फंसते हैं बहुत ज़्यादा। हिंदी प्रतिदिन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, ब्राह्मण कानपुर से, भारत मित्र दिल्ली से, सदाचार मार्तंड जयपुर से। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत मित्र जो है ये दिल्ली से नहीं निकलता है, ये कहाँ से निकलता है आपका? कलकत्ता से। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? कलकत्ता से निकलता है। चलिए आगे को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, 60 नंबर पे देखते हैं। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? इनके संपादकत्व में बताना है। हंस, सुधा, मित्र विलास या हरिश्चंद्र पत्रिका? तो बिल्कुल आप जान रहे हैं, हरिश्चंद्र पत्रिका किसकी है? भारतेंदु जी की है। हंस तो आपका प्रेमचंद्र की हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी या प्रेम जोगनी? तो विशाख जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी जो देख रहे हैं आप, नील देवी, अंधेर नगरी और प्रेम जोगनी, ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु जी की है। तो पूरा 61 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।